नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बाय नवीन सिल्वा पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार ही आप अपने घर पर रहकर निश्चिंत रूप से पढ़ाई कर रही होंगी। ये मेरी आपसे इच्छा है, गुंजाइश है। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में क्रिया। इससे पहले मैंने इसी चैनल पर प्रश्नों के माध्यम से कुछ कक्षाएं मैंने आपको करवाई थी। तो यानी कि काफी बच्चों ने कहा कि सर हम थ्योरेटिकल रूप से विशेष टॉपिक को अलग अलग करवाओ, प्रश्न बाद में करवाओ। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये व्यवस्था की है। ये व्यवस्था करने के बाद आज हम जहाँ से कोचिंग में हमने छोड़ा था और उसी से आगे हम कंटिन्यू इस कक्षा को शुरू करेंगे। क्रिया से संबंधित एक दो क्लास तो हमने ऑफलाइन बैच में की थी, लेकिन आज हम फिर शुरू से इस टॉपिक का पुनः अध्ययन करेंगे। जो विद्यार्थी नए होंगे उनके लिए भी ये लाभकारी रहेगा। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं, देर न करते हुए कि हम क्रिया टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सभी को पता है कि क्रिया जो टॉपिक है वो काफी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक सभी को बड़ा कठिन लगने वाला है, लेकिन एक बात से आप पीछे जान नहीं पाते। एक बात ये भी तो है कि क्रिया क्या है। सभी को पता है कि व्यक्ति जब उठने से लेकर सोने तक जो भी दैनिक दिनचर्या में जो कुछ भी एक पल एक क्षण भी विश्राम नहीं करता, कुछ ना कुछ करता है एक क्षण भी, वो ही क्या है क्रिया। यानी कि उठने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जागने तक जो क्रिया निरंतर करता रहता है, और उसी का नाम ही क्या है, क्रिया है। दोस्तों, क्रिया जो शब्द है वो संस्कृत की क्रि धातु से बना है। संस्कृत की क्रि धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है करना। क्या होता है? करना। सामान्य सी बात है कि वाक्य का ऐसा रूप जिसमें किसी काम का करना, किसी काम का करवाना या किसी काम का होना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। समझ में? कि क्रिया जो शब्द है वो संस्कृत की धातु क्रि से बना है, जिसका अर्थ होता करना अर्थात करवाना या होना। यानी वाक्य का ऐसा रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है या किसी से करवाता है या कार्य होने का बोध होता है, तो उसे हम क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। ये बात सभी को क्लियर क्या? अब देखिए, पढ़ेंगे कि क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातुएं कहाँ चलती है? मूल भाषा संस्कृत में चलती है। कहाँ चलती है? संस्कृत में चलती है। तो दोस्तों, हिंदी के अंदर हम बात करें तो धातुएं हैं वो बीज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बीज का। यानी एक बीज है क्या? धातु। लेकिन क्या होता है कि हिंदी के अंदर उस धातु के अंदर प्रत्यय, वचन, लिंग यानी इनके आधार पे परिवर्तन करके उस धातु रूप को विस्तृत बना दिया जाता है और उसे हम क्रिया के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात करें, हमारे पास धातु पट धातु। क्या धातु? पट धातु। हमने क्या किया कि संस्कृत से हिंदी में आई तो हमने उस शब्द से यानी कि ना प्रत्यय लगाकर हमने बना दिया पढ़ना। क्या बना दिया? पढ़ना। यानी पठ तो धातु है, संस्कृत में ये काम करेगी क्रिया का, लेकिन हिंदी में पढ़ना को ही मूल अर्थ में स्वीकार किया गया। किस अर्थ में? क्रिया के रूप में। तो बात समझ में आ गई क्या कि संस्कृत की जो धातुएं हैं वो हिंदी में बीज का निर्माण करती है, और उसी बीज से हम प्रत्यय की सहायता से क्रियाओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि शब्द आता है टहल, और हमने प्रत्यय लगा दिया ना। क्या बन गया? टहलना। शब्द है लिख, धातु है और जोड़ दिया, क्या बन गया? लिखना। दौड़ना, चलना, हंसना, देखना, ये सभी जो शब्द मैंने काम लिए वो क्या है? क्रियाएं। अब बात ये आती है कि कई जगह ये बात भी सुनने को मिलती है कि सर धातु और क्रियाएं एक ही होती है। तो ये बात आप दिमाग से निकाल देना कि धातु और क्रियाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, धातु और क्रियाएं अलग अलग होती हैं। धातु संस्कृत में चलती है और क्रिया हिंदी में चलती है।
ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो, आपको परिभाषा भी जो विद्यालय शिक्षा मैंने पढ़ा कि वाक्य का ऐसा रूप जिसमें किसी काम का करना, होना या करवाया पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से जिस परिभाषा को पूछा जाता है उसकी मैं बात कर लेता हूं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द के या पदार्थ के विषय में जो विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ये पदार्थ के विषय में जो विधान किया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें कि क्रिया के वर्गीकरण की, तो दोस्तों क्रिया का जो वर्गीकरण करेंगे हम 3 प्रकार से करेंगे। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे क्रिया का। तो 3 वर्गीकरण कौन कौन से उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। 3 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। जो पहला जो वर्गीकरण करेंगे वो करेंगे व्युत्पत्ति या रचना या संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया, ठीक है। व्युत्पत्ति शब्द है वी प्लस उत्पत्ति, यानी कि यहां पर और भी बात कर लें उद प्लस पत्ति, ठीक है। 2 उपसर्ग है, यानी कि यहाँ पे द के बाद पे आने के कारण ते में बदल गया, यहाँ का बन गया उत और प्लस क्या है पत्ति। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वी उपसर्ग है, वी ई में ये में बदल गया और रू लग गया, तो शब्द क्या बन गया? व्युत्पत्ति बन गया। और संधि कौन सी है? अगर टुकड़ा वी प्लस उत्पत्ति के रूप में आता है तो यहाँ पर संधि होगी कौन सी? यण स्वर संधि। और यदि टुकड़ा आता है उद प्लस पत्ति तो संधि होगी व्यंजन। कौन सी होगी? व्यंजन। ये बात हम संधि में भी करेंगे, काफी थोड़ी सी चर्चा मैंने आपसे इसके बारे में की है। तो व्युत्पत्ति का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना, रचना या संरचना के आधार पर क्रिया, ठीक है। दूसरा जो वर्गीकरण पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे काल के आधार पर क्रिया। तीसरा जो वर्गीकरण है महत्वपूर्ण वो पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। वाक्य में कर्म की प्रधानता के आधार पर हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे। पहले हम व्युत्पत्ति और संरचना का जो स्ट्रक्चर हमारा रहेगा उसमें देखो कितने भाग किए गए हैं। पहली होती है इसमें सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया? सामान्य क्रिया, यानी कि मूल धातु, यानी कि जो धातु होगी और उसके अंत में जो प्रत्यय जोड़कर जो शब्द या बनाया जाता है उस शब्द को ही हम सामान्य क्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर उसी को ही दूसरा नाम हम दे देंगे कौन सा? साधारण क्रिया। कौन सी क्रिया? साधारण क्रिया सामान्य क्रिया का ही दूसरा नाम है, ठीक है। यदि प्रयोग के आधार पे यदि सामान्य क्रिया का प्रयोग किसी वाक्य के प्रारंभ में या अंत में कर दिया जाता है तो इसकी प्रकृति चेंज हो जाती है और उसे हम एक नए नाम से जानेंगे, उसकी हम बात करेंगे, उसे हम पढ़ेंगे, यानी कि क्रियार्थक क्रिया, या हम उसे कह सकते हैं संज्ञार्थक क्रिया। ये इन दोनों से अलग है। यदि इन क्रियाओं का प्रयोग यदि वाक्य के अंत में तो होता है तो सामान्य क्रिया साधारण क्रिया होगी, लेकिन इसके इन्हीं शब्दों का प्रयोग किसी शब्द के किसी वाक्य के प्रारंभ में या मध्य में कर दिया जाता है तो ये अलग रूप धारण कर लेते हैं। इसकी चर्चा हम वर्गीकरण जब पढ़ेंगे, जब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो पहला कौन से? सामान्य क्रिया।
दूसरी हम पढ़ेंगे इसके अंदर संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया। तीसरी पढ़ेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। चौथी पढ़ेंगे हम नाम धातु क्रिया। और पांचवी पढ़ेंगे हम आज्ञार्थक क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया क्या होती है कि मुख्य क्रिया के साथ जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं उस मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में प्रयोग की जाती हैं तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। वाक्य का ऐसा रूप जिसमें मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थों वाली क्रियाएं जब वाक्य में आती है उसे हम संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में एक क्रिया के पूर्ण होने के तुरंत बाद जब दूसरी क्रिया की जाती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद हम बात करें नाम धातु क्रिया क्या होती है कि नाम धातु क्रिया में यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्रिया की तरह कर दिया जाता है उसे नाम धातु क्रिया में शामिल करते हैं। आज्ञार्थक क्रिया क्या होती है कि वाक्य का ऐसा रूप जिसमें कर्ता अपने स्वयं की इच्छा से कार्य न करके किसी दूसरे की प्रेरणा से या आज्ञा से या उसके दूसरे से प्रेरित होकर कार्य करता है वो जब आज्ञार्थक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। इसकी हम चर्चा जब इसके उदाहरण और उसके प्रयोजन में करेंगे। सामान्य क्रिया को हमने बता दी कि मूल धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ना जैसे टहलना, दौड़ना, चलना, खाना, हंसना, पीना, ये सभी क्रियाएं क्या हो जाएंगी? ये सभी क्रियाएं सामान्य क्रिया हो जाएंगी। फिर मैंने कहा कि सामान्य क्रिया का प्रयोग किसी वाक्य के प्रारंभ में जैसे मैं कह दूं टहलना स्वास्थ्य के लिए, जैसे मैं वाक्य लिखता हूं टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये वाली। अब टहलना क्रिया वाक्य के प्रारंभ में आ गई, वाक्य के प्रारंभ में आ गई तो टहलना शब्द था तो वो सामान्य क्रिया में था, लेकिन पहले आने के कारण ये क्रियार्थक या संज्ञार्थक क्रिया का रूप धारण कर लेती है। इसकी चर्चा भी हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो थी व्युत्पत्ति के आधार पे 5 प्रकार हमने किए, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, और पूर्वकालिक क्रिया के बाद हमने पढ़ा नाम धातु क्रिया और नाम धातु आज्ञार्थक क्रिया हमने पढ़ी है। ठीक है, काल के आधार पे 3 काल होते हैं हमारे, उसी के आधार पे क्रिया होती है। एक तो होती है वर्तमान कालिक क्रिया, वाक्य का ऐसा रूप जिसमें क्रिया वर्तमान या चल रहे समय में बोध करवाती है। और दूसरी बात क्या है? भूतकालिक, ऐसी क्रिया जो बीते हुए समय का बोध कराती है। अगर बीते हुए समय में पूर्ण कार्य की निश्चितता का बोध कराती है तो पूर्ण भूतकालिक, और यानी कि क्रिया जारी होने का बोध होता है अपूर्ण भूतकालिक, आसन भूतकालिक और हेतु भूतकालिक, ये बात हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया यानी कि आने वाले समय में किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे भविष्यकालिक क्रिया में शामिल करके पढ़ेंगे। कर्म के आधार पे 2 बातें ध्यान में रखना। एक तो देखो कर्म मौजूद होगा तो उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया, एक हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के 2 भाग करेंगे, एक करेंगे पूर्ण सकर्मक और एक करेंगे अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक के 2 भाग करेंगे, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, अकर्मक क्रिया में हम यानी जहां पर कर्म अप्रधान होगा, प्रधान नहीं होगा वहां पर, तो ऐसी बातें हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सामान्य क्रिया क्या है, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। यदि आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि किसी अन्य का भी भला हो सके। तो दोस्तों, इस कक्षा के माध्यम से हम एसएससी जीडी, राजस्थान पुलिस एसआई सभी जहाँ पर भी हिंदी अपना महत्व रखती है उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी कक्षाएं। दोस्तों, आप कंटिन्यू बने रहिए। आज से हम कंटिन्यू पूरे सिलेबस को विस्तृत रूप से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको कभी दिक्कत न हो। इस टॉपिक के तुरंत होने के बाद हम इससे संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला भी आपसे प्रस्तुत करवाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं
पहली जो हमारी क्रिया होगी वो थी, हमने पढ़ी थी सामान्य क्रिया। ठीक है, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया को ही हमने नाम दिया था साधारण क्रिया। कौन सी क्रिया? साधारण क्रिया। ठीक है, यानी क्या होती है साधारण क्रिया? कि धातु के अंत में क्या हो? धातु के अंत में प्रत्यय हो। क्या हो? प्रत्यय हो, यानी कि स्वतंत्र रूप से क्रिया का प्रयोग होना। जैसे वह नहाए, वह जाए, वह खाए, वह पिए, वह नाचे, वह गाए, ये सभी क्रियाएं होगी वो सामान्य क्रिया में होगी। जैसे हम बात कर लेते हैं उदाहरणों पर, जैसे पढ़ना, चलना, दौड़ना, लिखना, टहलना, बजाना। ठीक है, ये जो सभी क्रियाएं हैं इनके मूल धातु के अंत में प्रत्यय ना जुड़ा हुआ है सभी में। तो ये होती है धातु के अंत में प्रत्यय जुड़कर इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती है। वाक्य में केवल स्वतंत्र एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, उसे हम सामान्य क्रिया या साधारण क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखियो नोट में एक बात हमें ध्यान में रखना है, यदि सामान्य क्रियाओं का प्रयोग किसी वाक्य के प्रारंभ में या मध्य में कर दिया जाता है तो वहां सामान्य क्रिया का बोध न होकर क्रियार्थक या संज्ञार्थक क्या लिख देता हूं, या संज्ञार्थक क्रिया का बोध होता है। जैसे उदाहरणों पे चर्चा करते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, हमने ये पढ़ा कि यदि सामान्य क्रियाओं का प्रयोग किसी वाक्य के प्रारंभ में या मध्य में कर दिया जाता है तो वो सामान्य क्रिया न होकर वो क्या कहलाएंगी? या तो संज्ञार्थक कहलाएंगी या क्रियार्थक कहलाएंगी। ये इन्हीं से प्रकृति की बनती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए हितकारक है या हितकर है, ऐसे लिखते हितकर है। पढ़ना अच्छी आदत है। ठीक है, यहाँ पे देखो टहलना और पढ़ना दो क्रियाएं हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वाक्य में टहलना और लिखना कैसी क्रियाएं हैं। ऑप्शन में आपको मिलेगा सामान्य क्रिया, संज्ञार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया या संज्ञार्थक एक थे उनमें से, तो संयुक्त क्रिया। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? संज्ञार्थक क्रिया, क्योंकि वाक्य के प्रारंभ में या मध्य में इन क्रियाओं का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो संज्ञार्थक क्रिया की श्रेणी में आ जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? वाक्य का ऐसा रूप जिसमें दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं मुख्य क्रिया के अर्थ की पूर्णता को स्पष्ट करती हैं, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर नंबर 2 पढ़ेंगे। संयुक्त क्रिया
परिभाषा इसकी क्या होगी कि वाक्य में जहां दो या दो से अधिक, वाक्य में जहां दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करने वाली क्रिया वाक्य की मुख्य क्रिया के अर्थ में पूर्णता लाती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। वाक्य में जहां दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं अर्थ को प्रकट करने के लिए मुख्य क्रिया के अर्थ की पूर्णता लाती है, स्पष्टता करती है, उसे हम कौन सी क्रिया कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। इसमें सहायक क्रिया हो सकती है, इसमें रंजक क्रिया भी हो सकती है, इसमें कृदंत क्रिया भी हो सकती है। ठीक है, तो सहायक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करती है, मुख्य क्रिया के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करती है। रंजक क्रिया होती है वो उसे उत्तेजित करने का काम करती है, उसे विशेष रूप से प्रभावित करने का काम करती है। तो दोस्तों जैसे कि हम बात करें उदाहरणों पर, वह पाठ पढ़ने लगा। वह क्या यहाँ पर करता है? पाठ क्या है? कर्म है। पढ़ना क्या यहाँ पर? क्रिया। और लगा सहायक क्रिया। तो वाक्य में दो या दो से जैसे एक तो आ गई पढ़ना क्रिया आ गई और एक आ गई लगना क्रिया आ गई। ठीक है, लगना क्रिया आ गई। ठीक है, जैसे दूसरा है वह खेलने लग गया। वह खेल खेलने लग गया, तो वह खेलना क्रिया आ गई एक तो यहाँ पर, एक लगना क्रिया आ गई यहाँ पर और एक गया क्रिया आ गई यहाँ पर, यानी दो या दो से अधिक आ गई। तो यानी कि खेलना तो मुख्य क्रिया है और लगना और गया ये यहाँ पर सहायक क्रिया है। पढ़ना यहाँ पर मुख्य क्रिया है और लगना यहाँ पर सहायक क्रिया है। तो वाक्य का ऐसा रूप जिसमें मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई अन्य क्रिया उसकी सहायता करती है अर्थ की पूर्णता के लिए, उसे हम संयुक्त क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि हम बात करें रंजक क्रिया भी इसी में शामिल होती है। और रंजक क्रिया के उदाहरण जैसे कि है उठना क्रिया है। उठना सामान्य क्रिया है, जैसे कि बैठकर उठना या कैसे भी मान लो, लेकिन क्या है कि मौसमी या बरसाती बादलों को देखकर मोर नाच उठा। यानी बरसाती बादलों को देखकर मोर नाच उठा। देखना मुख्य क्रिया है, नाचना भी क्रिया है, लेकिन उठना क्या है यहाँ पर, यानी कि इसको प्रभावित करती नाचना के लिए। उठना तो सामान्य ऐसे उठकर चलना नहीं है, यानी और उत्तेजित कर रहा है, यानी उसके मन को प्रभावित कर रहा है, विशेष अर्थ में इसका प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर क्या होता है? रंजक क्रिया
रंजक क्रिया होती है वो रंग में रंग देती है। जिस प्रकार का मौसम या उसकी प्रकृति होती है उसी रंग में उसको रंग देती है। तो मोर एवं बादलों को देखकर उत्तेजित होकर नाचने लग गई। तो नाच उठा क्रिया को उत्तेजित करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर ये भी कौन सी क्रिया होगी, यहाँ पर रंजक क्रिया होगी। तो कौन सी क्रिया में आएगी, संयुक्त क्रिया में आएगी। ठीक है, ठीक है। ये जो बात हमने यहाँ पे की है कि संयुक्त क्रिया क्या होती है, वाक्य का ऐसा रूप जिसमें दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं वाक्य के मुख्य अर्थ को स्पष्ट करने का बोध कराती है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे। कल आगे हम 3, 4 और 5 जो व्युत्पत्ति के आधार पर उनकी चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप सभी का दिन शुभ रहे।